ओके, हेलो 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 गाइस, हेलो बच्चों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे और सबको मेरा सलाम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं भाई निंदा रस की सेकंड क्लास, जिसको करेंगे चटपट फटाफट कंप्लीट। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। और एक बार मेरे को बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? किसी प्रकार की परेशानी, दुख, पीड़ा हो तो बताएं, उसका समाधान निकाला जाएगा। नहीं है? ऑल गुड? ओके गाइस, ओके ओके। गुड इवनिंग डिडू। हाय डिडू, डिडू के छोटे छोटे नटखटो, मेरे रसगुल्लो, मेरे कलेजे के टुकड़ो। हाँ जी, गुड नाइट मैम। यो ब्रो, गुड नाइट। नींद ज्यादा जरूरी है। मस्ती मत करना कि मैम ऑडियो दिक्कत हो रही है, ठीक है? कैसे कहे क्या है सितम। ओके गाइस, सॉरी सॉरी, देयर इज लेक्चर 2 कर दिया ठीक। हो गया तुम लोग का हाय हेलो? है? हो गया तुम लोग का हाय हेलो? हाय हेलो पहचाना? मैं ही हूँ तुम्हारी मैडम। आज हो गया, आज मैं मेकअप लगा के आई। आज मेकअप लगा के आई हूँ ना, गधा हो नहीं तो। चलो अच्छा, मेरे को एक बार बता दो भाई, किस स्लाइड तक हमारा हो गया था? किस स्लाइड तक हमारा हो गया था भाई? ठीक है, ले मोरी मैया हो, लाइटिया कट गए जी। किस स्लाइड तक हुआ था? कहां तक पढ़ाए थे? रिपीट कर दूं? रिपीट कर दूं? चलो फटाफट फटाफट लाइन पढ़ते हैं, ठीक है? मेरे को खुद ही याद आ जाएगा मैंने कहां तक पढ़ा था। तो भाई चैप्टर की शुरुआत होती है लेखक के एक दोस्त के आने से, जिसका नाम होता है क। उन्होंने क नाम का लेखक बताते हैं कि भाई क कई महीनों बाद वापस आता है, और आते ही का कई महीनों बाद वापस आया है। जो हमारे लेखक हैं वो सुबह सुबह उठकर क्या नाम है अखबार पढ़ रहे थे और चाय का मजा ले रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर एक फटाक से तूफान की तरह कोई आता, और वो कोई और नहीं, वही का होता है। और ये वही का है जो कल अपने किसी अन्य मित्र गा के साथ बैठकर इनकी भर भर के बुराइयां कर रहा था, जो कि किसी और मित्र के द्वारा इनको बताया गया। कोई और मित्र आके बताते हैं कि भाई तुम्हारा वो का आया है, और वो कल ना उसके साथ बैठ के तुम्हारी बहुत बहुत ज्यादा बुराइयां कर रहा था, ठीक है? और उसने आते ही लेखक को अपनी भुजाओं में ऐसे जकड़ा, लग रहा था जैसे दुनिया भर का प्रेम हो। लेकिन लेखक को ऐसा एहसास हो रहा था कि भाई इसकी भुजाओं में जाना गलत नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने भीम को जाने की बजाय धृतराष्ट्र के गले लगने के बजाय भीम के पुतले को भेजा, और धृतराष्ट्र ने उसको मोह स्नेह से क्रोधित होकर चूर चूर कर दिया, वैसे ही लेखक कहना था कि मैंने अपनी आत्मा निकाली थी, मेरा सिर्फ शरीर उसके पास गले लगने के लिए गया था। बेसिकली यहाँ पर यह बताया गया, ठीक है?
ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को आगे कर देते हैं, काम से क्या गले मिलना चाहिए था? नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी। सेकंड पेज पे आता है कि क्या मुझे उनसे समेट कर कलेजे में लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। क्या उसने मुझे पकड़ के गले लगाया? ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मैंने उसको अपना पुतला ही दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। उनको पता था कि उस दोस्त के मन में उस दोस्त के प्रति बहुत ज्यादा छल था, ठीक है। पिछली रात ही उनके मित्र ने ये सारी चीजें बताई थी कि भाई तुम्हारे बारे में भर भर के बुराइयां कर रहे थे, ये वो, ठीक है। फिर उनका दोस्त बोलने लगा कि यार मैं इतने दिन बाद तुमसे मिला हूं, तुमको पता मैं आज सुबह ही आया हूं और सीधा आते ही तुमसे मिलने चला आया। मैम अपने बालों का स्मूथ हेयर का राज बता दीजिए। ब्यूटी पार्लर अच्छे लग रहे हैं ना वैसे मेरे बाल। मैंने सोचा थोड़ा सा आज नया लुक लेके चलती हूँ, है ना, बढ़िया लग रहा है। काट देना भाई क्लिप। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, इसी सॉन्ग पे काट देना क्लिप। ओ भैया पीआर टीम, क्लिपिया काट लेना यहाँ से, ठीक है। लो दे दिया पोजेस मैंने, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या है, फिर उसमें बाकी मिलन के हर्षोल्लास का चिन्ह प्रकट हो गए, मतलब बहुत खुशी दिखा रहा था कि भाई मेरे से आगे कोई नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार कर रहा हूँ, तुमसे मिलने चला आया, ठीक है। और फिर वो एक झूठ बोलता है कि आज सुबह ही गाड़ी से उतरा और सीधा तुमसे मिलने चला आया हूं, ठीक है। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर होता है, वैसे ही मैं तुमसे भाग के निकलने मिलने आ गया हूं, ठीक है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, क्या आते ही भैया झूठ बोल दिया। कल का आया है और ये मुझे बता रही है, मेरे मित्र ने बता दी कि कल ही आ गया, तो देखो आज कह रहा है कि आते ही मैं आज तुमसे मिलने आ गया। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो, कोई वो ऐसी तैयारी करती नहीं था, उसकी आदत ही थी झूठ बोलने की, ठीक है। उसकी क्या थी बेटा? उसकी आदत ही थी झूठ बोलने की, भाई कि हाँ मैं ये हूं। वो आदतन तो उसका नेचर था, इसलिए वो हमेशा बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी मेहनत के झूठ बोल दिया करता था। ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, एक बार जाके वो क्लास देख लेना जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। फिर बताते मेरे एक रिश्तेदार है, वो भी ऐसे ही थे। वो अगर बंबई जा रहे हो तो उनसे पूछो, वो हमेशा क्या कहते थे? भैया हम कलकत्ता जा रहे हैं, ठीक है। ठीक बात उनके मुंह से निकलती ही नहीं थी, हमेशा झूठ बोलने का रहता था। और वही का भी बड़ा निर्दोष था, सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी। मिथ्यावादी का मतलब जो समय सदैव झूठ बोलता हो। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह ये सारी बातचीत हुई, निंदा आरंभ हुई। अब उसने क्या किया? दूसरों की बुराई करनी शुरू कर दी। आज तुम लोगों को एक इंसान से मिलाते हैं, आओ आ जाओ आ जाओ। देखो शर्मा रहा है बेचारा, ऐसा शर्मा रहा लग रहा है जैसे लड़की देखने वाले हैं। आओ आओ, तुमको लड़की पसंद कर लेगी कोई, लेकिन बच्चे हैं सब, अभी तुमको नहीं दिखाएंगे। बताओ कौन है ये? पहचानो, पहचान रहे हो? ये हमारा पक्का मिथ्यावादी इंसान है, ठीक है, समझे। ये हमारे लिए कॉफी लेके आए। हेलो बोल दो। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। फिर क्या बोले मैम? कितने बड़े हो गए हो? पास आउट हूँ, पास आउट हो? ईयर में हूँ। ये सब ओ मेरे छोटे भाई, ही तो है। कितने? सेकंड ईयर में हूँ मैं। देख रहे हो, सेकंड ईयर में दबदबा। और कैसा रहा तुम्हारा 12th? 12th मेरा बढ़िया था। कितने परसेंट आए थे? 75। हिंदी में कितने आए थे? 75 नहीं थे? हिंदी में नहीं देखा मैम, याद नहीं है मुझे। अच्छा मोबाइल निकाल के देख रहे हो क्या आप कितने हाँ। थे? देखो देखो कितने, देखो बंदा लाइव रिजल्ट दिखा रहा है अपनी। कॉफी लेके आया है। हेलो ब्रदर, देखो बच्चे हाय करना तुमको। सजेशन लिया जाए कुछ इनसे कि भाई 12th में कैसे क्या पढ़ाई की इन्होंने? 75% आए, टॉपर थे? नहीं। फिर कौन से स्कूल पढ़े थे? में जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं हाई स्कूल। हाँ, और इंटर में जो सेकंड डिवीजन से। तो फिर 75 कैसे आए तुम्हारे? मतलब पूरा डिवीजन मिला के नंबर। भैया 75 में सेकंड डिवीजन 60% के नीचे जाता है। नहीं मैम। हाँ भाई भैया, ये आपको दिखाता हूँ। दिखा रहा है, रुक जाओ। आज भैया तुमको बताएंगे कैसे 12th पढ़ा जाता है। कुछ सजेशन दोगे बच्चों को कैसे पढ़ा जाएगा? हम क्या सजेशन? अरे कुछ तो बताओ, 12th में पास कैसे होना है? चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट बाद में देख लिया जाएगा। बताओ कैसे क्या कैसे पढ़ा जाता है, बताओ। देखो भैया ने हमारे 12th की, मेरा 10th का है। देखो इनके हिंदी में आए भाई 100 आउट ऑफ 84, तालियां बजनी चाहिए। इंग्लिश में 75 आए हैं, मैथ्स में 71 आए हैं, साइंस में 82 आए हैं, सोशल साइंस में 71 आए हैं, और ड्राइंग में इनके 78 आए हैं। गजब,
और ये पैन कार्ड है। हाँ 12th का दिखाओ जरा। 12th का कम होगा, मैं कहाँ कम है, चलो कोई नहीं, बात फिर भी नहीं। दिखा दीजिए ना, जब हाई स्कूल लिखा गया है तो 10। कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई का, दिखा दीजिए मैम, रिजल्ट ही तो है, कौन सी बड़ी बात है भाई। अ सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, इस बच्चे ने साबित कर दिया। चलो एक बार सजेशन दे दो कि 12th में क्या गलती तुमने की जो अच्छे नंबर नहीं आए, इनको ना करनी चाहिए। मैम मेरा पढ़ाई में थोड़ा वो चला गया था, ध्यान भटक गया था। हाँ नहीं तो इससे भी और भी नंबर अच्छे आते। समझ रहे हो, तो पढ़ाई में ध्यान देना है, बोल दो पढ़ाई में ध्यान देना है। पढ़ाई में ध्यान देना है बच्चों, आगे यही सब चीजें अच्छी चीज है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। समझे। चलो धन्यवाद भाई कॉफी के लिए, थैंक यू मैम। मिलते हैं आपसे आफ्टर क्लास, फिर बैठ के तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। गेट बंद कर लेना भैया, हाँ? समझे भैया, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड रियल कॉन्फिडेंस। अरे मैम दिखा दीजिए, नंबर तो देखा जाएगा कितना है, इसको कहते हैं रियल बैक बेंचर्स। ठीक है चलो, ध्यान भटक गया। चलो फिर क्या होता है वो बताना शुरू करते हो। अब शुरू करते हैं भाई वो लोग बुराइयां करना। अब लेखक बैठे रहते हैं और जो उनका मित्र आया होता है वो क्या करता है कि लोगों की बुराइयां करना शुरू करता है। लेखक को शुरुआत में तो चीजें समझ नहीं आती थी, पर अब वो बुराई करता है उसी गा की जिसके पास बैठकर लेखक की बुराई कर रहा था, ये मिस्टर का। ठीक है, मिस्टर का जिसके पास बैठकर लेखक की बुराई कर रहे थे, उसी से बुराई, अब लेखक से उसी मिस्टर गा की बुराई करते हैं। ऐसी बुराई करते हैं कि साला लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पाप जो है वो उसी ने कर दिया। अब लेखक इसी को लेकर घबरा रहा था, बाप रे बाप, ये जब उसके बारे में हमारे सामने इतनी बुराई कर रहा है तो हमारी ना जाने इसने कितनी बुराई की होगी, क्या क्या ना बोला होगा हमारे बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। सुबह में बातचीत में गा प्रमुख विषय था, फिर धीरे धीरे जिसका इसका परिचय निकलता गया, भाई उसको जानते हो, अरे उसकी भी बुराइयां ठोकना शुरू। ठीक है, भाई उसको जानते हो, उसकी भी बुराई करना शुरू, भाई उसको जानते हो, उसकी भी बुराई करना शुरू। ठीक है, वो सारी चीजें, मतलब जैसे उसके पास बुराइयों का निंदा करने का कैटलॉग था और लेखक बोलता गया और वो एक के बाद एक बुराइयां करते चला गया। अब लेखक इसी हाथों अपने उन विरोधियों के भी बुराइयां कराने लगा जिससे वो नफरत करता है, जिससे उसकी बहस लड़ाई वड़ाई थी, विरोधी थे जो उसके। ठीक है, अब उसकी वो बुराई करना ऐसा लग रहा था कि वो बस आरा मशीन में लकड़ी डालते जा रहा है और वो भयंकर काट काट के सबको फेंकता जा रहा है। ठीक है, वैसे ही उन्होंने एक एक विरोधियों का नाम लेते गए और वो काटता गया। और उस समय लेखक को ऐसी खुशी मिल रही थी मानो युद्ध के मैदान पर अपने समक्ष, अपने सामने खड़ी जो सेना है उसको गिरता देख। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या कहानी आती है भाई, आगे कहानी मोड़ लेती है कि निंदा है ही ऐसी एक महिमा। कहते निंदा तो है ही भाई, जहां 2-4 निंदकों को बैठा दो और 2-4 भक्तों को बैठा दो, मतलब 2-4 अगर भक्त रहेंगे, अगर वो राम 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 जपेंगे तो उनका इतना लंबा राम राम जपना नहीं जाएगा जितना 2-4 जो निंदक होते हैं वो बुराइयां करना शुरू कर दें। ठीक है, इन लोगों का एक पूरा गुट होता है। ठीक, अब इसमें आते हैं कुछ मिशनरी निंदक। मिशनरी निंदक किसको कहा गया था, ये बेसारथ निंदा करते हैं, इनका कोई फायदा नहीं। भाई शर्मा जी कैसे हैं, अरे शर्मा जी ऐसे, शर्मा जी के बारे में बात ना खुलवा भाई, अब क्या ही बताएं, एक कप कॉफी पीजिए फिर तुमको हम बता रहे हैं, वैसे हम इन सब चक्करों में पड़ते नहीं। ठीक है, अब शर्मा जी से इनको ना लेना एक ना लेना दो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्मा जी की बुराई कर दी। ये होते हैं मिशनरी निंदक, जो बिना द्वेष बिना भाव के ही, बिना द्वेष बिना किसी बैर के ही निंदा करते हैं। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे पर बुराई जरूर करेंगे। ठीक है, निंदक मैंने देखे और पर 24 घंटे वो निंदा कर्म में बहुत ही पवित्रता के साथ लगे रहते हैं। मतलब उनके लिए निंदा करना जैसे गंगा नहाने के समान है। भाई निंदा कर लिया, ऐसा लग रहा है उनको 4 धाम की यात्रा का फल मिल गया। उनकी नितांत निर्लिप्तता निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि प्रसंग आने पर वो अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की, वो अपने खुद की पगड़ी भी उसी उसमें उछालने लगते हैं। ठीक है, जैसे वो लोग हम लोग दुश्मनों की करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहां तक मैंने प्रॉपर तुम लोगों को पढ़ाया था। अब यहां से शुरू होता है, नहीं यहां भी पढ़ाया था कि निंदा इनके लिए टॉनिक की तरह। टॉनिक जानते हो टॉनिक क्या होता है? भैया हमसे बोला नहीं जा रहा है, ताकत खत्म हो गई है, डॉक्टर साहब कुछ दवाई लिख देते हो तो जान में जान आ जाए। अरे दादी जी एक टॉनिक लिख रहे हैं, टॉनिक मतलब सिरप, उसको पीजिए टन टनाटन हो जाएंगे। तो वही इनके लिए जो निंदा है वो टॉनिक की तरह, जब तक करेंगे नहीं उनको बीमार पड़े रहेंगे। ठीक है,
ट्रेड यूनियन के इस जमाने में, ट्रेड यूनियन क्या होता है बेटा, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी फैक्ट्री होती है, कहीं भी कोई जगह होता है तो उनमें एक संगठन होता है। यूनियन का मतलब होता है संगठन, ठीक है। उनमें एक संगठन बना होता है भाई, किसी एक को भी तकलीफ हुई पूरा संगठन समक्ष आ जाता है, सामने आ जाता है। किसी एक को भी कोई दिक्कत हुई सारे एक हो जाते हैं। तो यही ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों का भी एक संघ है, ठीक है। ट्रेड यूनियन के जमाने में निंदकों का भी एक संघ बना हुआ है, मतलब इनकी भी अपनी अपनी ब्रांचेस फैली हुई हैं। जस्ट लाइक भाई होता क्या है समझो, ठीक है। कैसे समझाएं तुमको, अब समझो, ठीक है। हम किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। हम बिजनेस कर रहे हैं और ये हमारा हब है, हब मतलब मेन सेंटर। अब इसका कुछ हिस्सा हमने उधर फेंक दिया ताकि उधर के लोग इसके बारे में जान सकें, ठीक है। कुछ हिस्सा हमने इधर फेंक दिया ताकि इधर के लोग जान सके, ठीक है। कुछ हिस्सा हमने इधर फेंक दिया ताकि इधर के लोग इसके बारे में जान सकें, और कुछ हिस्सा हमने इधर फेंक दिया ताकि इधर के लोग जान सकें। अब वही हम का आए कि ना कूटब दे हैं कि मैडम जी हम लोग सफाई करी तो तुम गंदगी फैलाई जाती है वहां, ठीक। अब ये ठहरे मेन हब। अब जब उधर वाले उधर की चीजें सुन के आएंगे तो इनको बताएंगे, उधर वाले जब उधर की चीजें सुन के आएंगे इनको बताएंगे, उधर वाले सुन के आएंगे इनको बताएंगे, और इधर वाले सुन के तो इनको बताएंगे। अब ये चारों पांचों लोग जो इधर उधर फैले हैं वो आके यहाँ इकट्ठा होंगे और इनके पास इकट्ठा होकर जो जो बातें सुनाएंगे, ठीक है। जो जो बातें वो लोग सुन के आए होंगे कि भाई उनके जाने हो फलाने के घर में ये होगा, जाने वो मोहल्ला में तो वो निकल गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब सुन के आएंगे यहाँ इकट्ठे होंगे, और ये जो हमारा मेन सेंटर है यहाँ क्या होगा, यहाँ उन बातों को थोड़ा सा नमक मिर्ची और चीजों के साथ बढ़ाया चढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे ये मुख्य हेड थे, ये हमारे हेड थे, अब इनके पास चारों लोग आए, चारों लोगों ने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई। अब ये कहेंगे रुको इसमें थोड़ा सा ना नमक मिर्च मसाला बना के तुमको और बातें बता देंगे। अब जो चार दिशा में गया वो इस चार दिशा में जाके उन बातों को फैलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर वही चीज बोली गई है, क्या बोली गई है कि संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। ये हुआ कच्चा माल, मतलब सब इधर उधर से आई और उन्होंने बातें बताई, ये कच्चा माल है, अभी कच्चा माल है, अब उसको पकाया जाएगा और तब चारों तरफ उसको फैलाया जाएगा। जैसे हमारे मोहल्ले की आंटियां क्या करेंगी, चारों तरफ के सुन के आएंगी, एक जगह इकट्ठा होंगी और बातों को बताना शुरू करेंगे, और सब सदस्यों का बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। लोगों को बांटने के लिए जो हिताय होता है वो बांटने के लिए दे देगा, मतलब जाओ सबको बताओ, ठीक है। फिर क्या गया, यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वो बड़ी खूबी से इसको करते हैं, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। एक दिन एक ऐसे ही निंदकों के संघ के अध्यक्ष ने कहा कि आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं, ठीक है। हमने भी कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, मतलब उन्होंने कहा कि भैया आपके बारे में बहुत लोग बुराइयां करते हैं, ठीक है। तो लेखक ने भी कह दिया भैया हमसे तो आपके बारे में कोई बुरा नहीं कहता, ठीक है। लोग जानते हैं कि आपके कानों में घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है, ठीक है। हमने कहा कि आपके बारे में कोई भी बुरा नहीं कहता, लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है, मतलब आपके कानों में ये जो दुनिया भर की पंचायतें हैं, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो कोई भी आके डाल सकता है, इसलिए आप ही से सब लोग कहते हैं, हमसे तो कोई चीज नहीं कहता कुछ भी, ठीक है। चलो आगे क्या कहते हैं कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा, यहां से पढ़ाना है 21 नंबर से। देखो हमको याद आ गया ना, हम कह रहे थे ना हमको याद नहीं आ रहा कहां से पढ़ाना है, तो याद आ गया। समझो कि ईर्ष्या जो होती है बेटा वो द्वेष से प्रेरित निंदा होती है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा होती है। निंदा ईर्ष्या द्वेष क्या होता है,
तुम लोगों को सुधारना पड़ेगा, बहुत फालतू की बातें अब होने लगी हैं ग्रुप में, इसमें चैट पे। जलन, शाबाश। अब क्या होता है बेटा, अब जैसे देखो हमने एक कहानी पढ़ी थी, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन में। क्या होता है, एक वकील साहब होते हैं, एक LIC एजेंट होते हैं। वकील साहब तरक्की पे जा रहे होते हैं और LIC एजेंट उनको देख देख के और नीचे गिरते जा रहे होते हैं। क्योंकि LIC एजेंट के मन में क्या था, वकील साहब के मन में कि LIC एजेंट के मन में, इन दोनों में से किसी एक के मन में जलन की भावना आ गई थी। मतलब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, तुम सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो, लेकिन नहीं, तुमको जलन हो रही है सामने वाले की सुख सुविधाएं देके। भाई उसमें क्या समझाया गया था कि उतनी मेहनत करो कि आप उससे आगे निकल जाओ, ठीक है, आप उससे आगे निकल जाओ। तो यहाँ पर ईर्ष्या देश जो होती है वो प्रेरित निंदा भी होती है। मतलब अगर जलन रहेगी तो लोग दूसरों के सामने उसकी बुराई करेंगे। अरे कोई कहेगा अरे उनके पास वो चरपैया आ गया, अरे का चरपैया गुरु तुम का जानो, इनके पास चरपैया कहाँ से आई, 2 नंबर के कमाई है, वो देखो 4 दिन चली, 4 दिन बाद फूक जाई, कर दी बुराई हमने, है ना, 4 दिन बाद हमने तुरंत पट्ट से वहां पर बुराई कर दी। तो जब हमारे अंदर जलन की भावना होती है, उसी से प्रेरित होती है निंदा। लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता। कहा गया है कि इस निंदा करने में वो मजा नहीं आता जो मिशनरी भाव से बिना किसी स्वार्थ बस के हम निंदा करें, उसमें आता है। इस प्रकार का निंदक बेटा बड़ा ही दुखी होता है। जो बेचारा ईर्ष्या और जलन के कारण निंदा करता है ना, वो बहुत दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर खुद शांति अनुभव करता है। एक तो बेचारा वो वैसे ही जलन की भावना में जला जा रहा है, मरा जा रहा है, ठीक है, एक तो बेचारा वैसे जलन की भावना में मरा जा रहा है। बस थोड़ी सी 4-5 बार लोगों से थोड़ी बहुत बुराइयां करके अपने आप को शांत कर लेता है। अरे ना ना ना, ना हम उनके बुराई करके आ जाए हैं, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। और फिर कल जैसे उनके घर में नवा चीज आई, तुरंत इनके आगे लग जाए, नीचे से, सॉरी मतलब पैरों से आगे लग जाएगी और कहीं से नहीं, ठीक है, तो इनके तुरंत पैर के नीचे से आगे लग जाएगी कि भाई अब कैसे इनका होगा, फिर चलो बुराई करके अपने मन को थोड़ा सा शांत करना है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता भाई। ऐसे जो निंदक करने वाले होते हैं ना, जो लोग जलन के मारे निंदा करते हैं ना, उनके ऊपर दया आती है, ठीक है, जो उनके ऊपर क्या होता है, थोड़ी सी दया आती है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। श्वान का मतलब होता है कुकुर, जानो कहो दे गुरु, एक कहते कुकुर, ठीक है, श्वान का मतलब होता है कुकुर। चलो ठीक है, तो ये बेचारा ऐसा निंदक होता है कि अपनी कमी के कारण नहीं, दूसरों की अच्छाई को देख देख कर, जैसे दूसरों की अच्छाई रूपी चांद को देख देख कर रात भर कुकुर भाव 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 चिल्लाता रहता है, ठीक है, चिल्लाता रहता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं। भाई जो जलन के मारे निंदा करता है ना, ठीक है, जो जलन के मारे निंदा करता रहता है, ईर्ष्या द्वेष से जो जलन वो निंदा करता रहता है, उसको दंड देने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही दंड में जी रहा है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है, खुद को सजा दे रहा है, ठीक है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। भैया चादर तान के, पैर फैलाए के, घोड़ा बेच के, गाय बेच के, भैंस बेच के सोते रहो, ठीक है, लेकिन वो निंदक सो नहीं पाएगा। खबरदार अगर तुमने DOG साहब को डोगेश बोला तो DOG साहब के द्वारा बनाए गए कानून के अंदर तुमको धारा 147 में कटवा देंगे, समझे। DOG साहब खुद अपने चेलों को बोलेंगे काटने के लिए, ठीक है। चलो, उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाएगा। जैसे जैसे आप अच्छा काम करते जाओगे वैसे वैसे उसकी सजा भी ज्यादा होती जाएगी। अब अच्छे काम कैसे? चला तुम जाके भंडारा करा दो भैया, हम 500 लोगों के भंडारा करा हुआ, उधर हुआ जल भुन के 500 किलो के ना बच, 500 ग्राम के ना बची। अरे मोरी माई, ये कैसे 500 किलो के भंडारा कराए दिए यार। अबे तो कल ये चरपैया लेके आओ, हम तो कहते हैं 4 दिन बाद वो टूट जाए, या तो चला 400 आदमी का भंडारा करा दी। एक 4 दिन के चांदनी लागत कभू ना खत्म हुई, ठीक है। चलो, जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी कि ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट 2 गुना हो जाएगा। जैसे एक कवि ने बहुत बढ़िया कविता लिखी कि मैम मुझे नहीं समझ में आया,
कैन यू गिव मी अ कप ऑफ वाटर प्लीज? I want to cooling in this cup of water and just die. Please. अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो भाई इतने अच्छे से तुम लोगों को समझा रहे तब भी समझ नहीं आया। समझो कि एक कवि ने बहुत एक अच्छी कविता लिखी। उन्होंने कविता लिखी, क्या लिखी? लिखा कि अगर ईर्ष्या से ग्रस्त, जलन से परिपूर्ण, जलन से ग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अगर मैं कविता लिखूं तो इस जलन करने वाले निंदक को मुझसे कष्ट होगा, और अगर मैंने एक और कविता लिख दी तो उसका कष्ट जो है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, उसका कष्ट जो है वो दोगुना हो जाएगा। कहां थे? हाँ, निंदा का उद्गम का मतलब होता है जहां से शुरुआत होती है। जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री से है, मेरा उद्गम मेरी मम्मा से है, ठीक है, आपका उद्गम आपकी मम्मा से। तो वैसे ही निंदा का जो उद्गम है वो हीनता का मतलब होता है जब हमारे पास कुछ भी ना हो, ठीक है, और कमजोरी से होता है जब आप कमजोर हो, तभी हमारे अंदर निंदा आती है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। हमारे अंदर जो कमी होती है हमेशा हम उससे दबते। भाई मेरे पास अगर पैसे नहीं है और सामने मेरे दोस्त जाके बढ़िया पिज्जा खा रहे हैं, 800 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला, वैसे खा तो लेते हैं, मैं ही नहीं खा पाती, बस देखती रहती हूँ, है ना, तो मेरे मन में बुराई आ जाता है, खाएदा ससुर के इनका का मैदा खाते खाए खाए मोट हो जाई है, इनके लोग के पेट खराब हो जाई। वही वाला हाल है, आ गए मन में बुराई। अरे मोटे तो हम खुद हैं, हम कौन सा पिज्जा खा के मोटे हुए हैं? लेकिन नहीं, यहां पर क्या है कि उनको देख हमारे मन में तुरंत जलन की भावना आ गई। तो जब हमारे पास किसी चीज की हीनता रहती, कमी रहती है, तब भी हमारे अंदर हम दबते हैं और हमारे अंदर निंदा की भावना आती है। वही दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। अब हमने उसकी बुराई कर ली। अब बुराई करने के बाद हमारे मन में ये आ गया क्या, हम भैया सबसे बड़े राम, बाकी सब रावण। बताओ, पिज्जा खाते, मोटा मैदा रोटी खाते, इनका क्या फायदा, हम तो जब घर के चूल्हा की रोटी खा। ठीक है, तो ऐसे वाला हाल है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। अब इसमें मेरा अहंकार था ना, अगर मैं बोलती उनके सामने कि अरे यार आई हैव नो मनी फॉर दिस पिज्जा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, तो उसमें तो मेरी बुराई होती ना, पर मैंने उनकी बुराई कर दी कि मैदा रोटी खाते। इसमें मेरे को अलग से खुशी मिल गई। ठीक है, एक खुशी तो मेरे को मिली, साथ ही साथ मैंने अपने आप को श्रेष्ठ बना दिया। क्लियर? बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जब अगर हम बड़ी लकीर खींचेंगे वहीं पर एक छोटी लकीर होगी। अब बेचारी ये इससे जली जा रही, तो ये क्या करेगी, ये इसको थोड़ा सा मिटा देगी। ले, अब हम तो उससे बड़ी हो गई, तो मिट गई। ठीक है, तो ये वही वाला हाल है। जो जो कर्मशील होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाए। जैसे जैसे काम हमारे जो हमारे कार्य बिखरते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो निंदा की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। अगर हम कठिन कार्य करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, अच्छे से संघर्ष करेंगे, मेहनत का कार्य करेंगे, तो हमारे अंदर की निंदा को समाप्त कर दिया जाएगा। अब वो 800 रुपए वाले पिज्जा को खाने के लिए अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो मेरे अंदर फिर 1% भी उनके लिए बुराई नहीं आएगी। मैं खुद सोच लूंगी अरे खा यार, कल हम आके खा ले। ठीक है, तो ये होता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। इंद्र देवता को जाना तो बहुत ईर्ष्यालु देवता, भैया उनको सब छिकाते रहते हैं। ठीक है, इंद्र को बड़ा ही ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है, कौनो काम नहीं है, निठल्ला। जैसे अभी हम निठल्ले, तुम निठल्ले, वैसे इंद्र देवता भी निठल्ले थे। ठीक है, स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न मिल जाता है। जो भाई देवी देवता है, क्या वो जाके खेती करते हैं कि आज भैया धान के बियाड़ लगाओ? कहा है कौन वाला बियाड़ तुम लगाए? भैया हम तो लगाए हैं सरबती, तुम कौन लगाए? अच्छा यार 24 मोट धान होते तइयों का ना लगावा करो। तो देवताओं को ये वाला तो काम है नहीं कि जाके बियाड़ लगाना है, पानी लगाना है। ठीक है, उनको बना बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अब हम लोग तो सोचते हैं भैया ड्रैगन फ्रूट इतने का आता है, ले कि ना ले। ठीक है, उनको क्या, उनको तो भैया इंसाने चढ़ाए दे रहे हैं, बिना बोए उनको फल मिल रहे हैं, बना बनाया घर मिल रहा है, तो उनको क्या काम। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भी भय बना रहता है। अब वो कोई कार्य नहीं कर रहे।
है ना। अब वो जब कोई काम नहीं कर रहे, जब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक ये डर बना रहता है। क्या बना रहता है कि ये भैया कहूँ हमारी महल न छीन ले आए के, हमारा नाम थोड़ी लिखा है, कौन सा हमें के कागज तैयार करें, ए भैया कहूँ आगे हम खाना ना खा ले, हम थोड़ी बना हुआ है जो हमें मिल जाए पूरा खाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके अप्रतिष्ठित होने का डर देवताओं के अंदर बना रहता है। और यही आदत थी इंद्र की। इंद्र हमेशा डरते रहते थे, कभी कुछ हो ना जाए, कभी कुछ हो ना जाए। ठीक है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती। इसीलिए जो देवता रहते थे वो क्या करते थे, वो जो कार्य करने वाले मनुष्य रहते तो उनसे हमेशा जलन रहती थी, हमेशा ईर्ष्या रहती थी। ठीक है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है भाई। अब एक आते हैं जो निंदा लोगों की पूंजी होती है, उनको भाई उनके बाप दादा से मिला होता है, पूंजी संभाल के रखते हैं, मतलब एक समझ लो खानदानी चीज मिली है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से, बड़ा ही लंबा चौड़ा अपना पहुंच बनाते हैं इस पूंजी से। ठीक है, कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं की पारायण पर आधारित होती है। कई लोगों की कहानी इसी पर आधारित होती है भाई, क्या रे तुम का जानो हम ये किए तो उनके साथ वो किए थे। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण सन समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। भाई गांव के कुछ लोग, आप लोग मोस्टली गांव में देखोगे, गांव के कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई जय कह रहा अरे उनके घर के, अरे उनके घर के कहानी तुम का जानो लाला, मोरे लगे बैठो मैं तुम्हें सब कहानी बताई हो कि का होता है। अरे उनके घर में उनके इन तरह दादा उनके ही करत रहे, जब देखो खेत हड़प लेत रहा, उनके घर के ज्यादा नहीं वही आज निकलत है, जब दूसरे के हक खाई है तो भगवान ले बाई करी। अब देखो हमने बुराई कर दी और कितनी लंबी हमने लंबी चौड़ी कहानी बनाई। ठीक है, कितनी लंबी चौड़ी कहानी हमने यहाँ पर बना दी कि बताओगे, और शायद उनके घर में ऐसा कुछ हुआ भी ना हो। ठीक है, और इस तरह उन्होंने उनकी कहानी बनाई और अपने आप को क्या समझ लिया, अपने आप को संत समझ लिया, भैया हम साफ हैं, हम तो कौनों की बुराई नहीं करते। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया है, तुमने सुना फला और अमुक, मतलब यही कहानी बताएंगे, अरे तुमने सुना उनके घर में यह भा रहा हो, तुमने सुना उनके घर में क्या हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही सारी कहानी वो बताने लगते हैं। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। अरे अपना घर देखो पहले गुरु, कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, दूसरे के घर की बुराई पहले अपने घर की देखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये वाले निंदक होते हैं जिनको पूंजी में मिलता है। एक कहानी याद आ रही है, लेखक कहते हैं एक बार एक कहानी याद आ रही है। कौन सी कहानी है, जरा कहानी देख लेते हैं। कि एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी। एक बार एक स्त्री क्या होती है, एक औरत जो होती है वो अपने सहेली के पति की बुराइयां अपने पति से कर रही है। मतलब मान लो मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड की बुराई मैं अपने हस्बैंड से करूं। फिलहाल पता नहीं मेरा हस्बैंड कौन से बैंड में बंधा हुआ है, किस कलमुही ने अपने बैंड में बांध रखा है, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं तो होगा, आएगा ही एक दिन। एक बार एक स्त्री जो होती है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से अपने फ्रेंड के हस्बैंड की बुराई कर रही होती है। क्या कहती है, अरे तुम का जानो बड़ा ही उचक्का है। उचक्का का मतलब थोड़ा सा मंदबुद्धि। ठीक है, दगाबाज आदमी है, दगाबाज, दगाबाज मतलब धोखेबाज, बेईमानी से पैसा कमाता है, बेईमानी से। ठीक है, कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। वो अपने पति से क्या कहती कि अरे तुम जानो हमारी सहेली का आदमी ऐसा ऐसा है, ये किया है, दगाबाज है, धोखेबाज है, बेईमानी का पैसा कमाता है, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो ऐसे पति को त्याग देती। मतलब एक तरीके से पति की त्यागने की बात करी। उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बड़ा ही बेईमानी से पैसा कमाता। तभी उसका पति ये कहता है, देखो यहाँ ब्रो कोड आ गया, ब्रो बुराइयां नहीं सुनते ब्रो, पति ग्रुप जिंदाबाद, पति एकता, पति संघ जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ पर पति संघ जिंदाबाद, पति संघ जिंदाबाद का थोड़ा उसके अंदर वो भक्ति आती है, पति भक्ति आती है, और तुरंत बोल पड़ता है कि जब तुम उसके पति की बुराई कर रही हो तो मैं भी तो तुम्हारा पति हूं, सुन लो, मैं भी बेईमानी से पैसा कमाता हूं। ठीक है, इतना सुनकर स्त्री स्तब्ध हो जाती है, चौंक जाती है। और क्या उसने पति को त्याग दिया? फिर क्या उसने अपने पति को छोड़ दिया? नहीं, जी हाँ, वो उसने त्यागा, पर क्या त्यागा, एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। मतलब जिस कमरे में वो थी उसको त्याग कर वो दूसरे कमरे में चली गई। ठीक है, मतलब उसने पति को नहीं त्यागा, उसने कमरा त्यागा, और कुछ देर बाद फिर वो आके वहीं बैठ जाती है। ठीक है, तो पति एकता जिंदाबाद। चलो आगे बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि वो कोई और करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है, हमने हीनता और ग्लानि आती है। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे बस के नहीं होते। ठीक है, कुछ कार्य
ऐसे होते हैं जो हमारे बस के नहीं होते हैं, ठीक है। और वही कार्य अगर कोई दूसरा व्यक्ति करने लगता है ना तो खुद के अंदर आ जाता है, ससुर का कई ले थे जी, इनसे अच्छा तो हम कई लेते, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, होता नहीं है, अरे हमसे भी हो जाता पर हम मने नहीं है, करे दो। पिलपिला मतलब ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा, जस्ट लाइक स्लाइम, देखो स्लाइम की तरह। तो वो हमारा जो अहंकार है वैसा ही है, जहां दबा दो वहीं उठ जाता है, ठीक है। तो वही है कि हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है, हम में हीनता, हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो ग्लानि है ना कर पाने की, ठीक है, हमारे अंदर जो ग्लानि है वो आ जाती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने आप को अच्छा समझकर तुष्ट करते हैं, तब हम उसको बुराई करेंगे और अपने आप को अच्छा समझेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे सामने कौन भैया हमारे आम के पेड़ पर टन 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 आए के चढ़ेगा और हम खड़े देखत रहेंगे ना, ससुर पेड़ है तो है, चढ़ ली ना बहनी, एक डांट टूट जाई तो ऐसे अच्छा तो हम नीचे से लाठी मार मार ना तोड़ ले आम, बात खत्म। हमने बुराई भी कर ली और अपने आप को श्रेष्ठ बता दिया, ठीक है। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा था। फिर लेखक बताते हैं कि जब वो मेरा दोस्त मिल गया उसके करीब 10-12 घंटे बाद ये सारी चीजें मेरे मन में आती हैं। अब कुछ तटस्थ हूं, अब थोड़ा सा मैं ठहर गया, तटस्थ मतलब रुक गया हूं। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था, बड़ा रस है ना निंदा में। वो कहने लगते कि जब सुबह मैं उसके साथ बैठा था तो मैं खुद निंदा करने बैठ गया था लोगों की, और वो जो निंदा रूपी सागर था उसमें मैं डूब रहा था, उतरा रहा था, कलोल कर रहा था, मतलब खेल रहा था उसके अंदर, ठीक है। कहा जाए तो निंदा करने में एक अलग ही रस है, आनंद, यहां पर रस का मतलब बेटा आनंद होता है, ठीक है। निंदा करने में एक अलग ही आनंद था। सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। सूरदास क्या कहते हैं कि जो निंदा शब्द है वो बड़ा ही रसाल है, बड़ा ही मोहित करने वाला है। हो गया भैया आपका चैप्टर कंप्लीट। हरिवंश हरिशंकर परसाई जी ने ये जो लिखी है कंप्लीट। तटस्थ का मतलब ठहर जाना, रुक जाना। लव यू दीदी, लव यू ब्रो। ग्लानी का मतलब क्या होता है, मन में जब हमारे अंदर ग्लानी आ जाती कि बताओ हम ये काम नहीं कर सकते, एक दुख आ जाता है ना मन में, उसको कहते हैं। दीदी पिलपिला का मतलब क्या होता है, स्लाइम छुई हो। अच्छा ये बताओ, जब मम्मी लोग आटा लगाती हैं, आटा सानती हैं और पानी ज्यादा गिर जाता है तो ना इसे पिलपिला पिलपिला सान लगता है, इधर उधर बहने लगता है, उसको पिलपिला कहते हैं। ग्लानी का बता दिया, ग्लानी का बता दिया। अकर्मण्यता, अकर्मण्यता का मतलब होता है जो कोई कार्य न करे, निठल्ला, ठीक है। प्रतिष्ठित मतलब नामी भाई। निंदा रस भी बता दीजिए। निंदा का मतलब बुराई करना, रस मतलब आनंद, बुराई करने में जो आनंद है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दगाबाज? दगाबाज रे तोर नैना बड़े दगाबाज रे, तोर नैना, तोर नैना बड़े दगाबाज रे, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू माने बतिया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, फटाफट फटाफट करते हैं। दगाबाज का मतलब होता है धोखेबाज। वीडियो कॉल करना है तुम लोगों को? ओके आई विल ट्राई। काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू माने बतिया, हाय काहे पड़ा पीछे जा। वीडियो कॉल तो कौन बना रहा आज मेरा एडिट है? स्टोरी पे मेंशन कौन कर रहा भाई? सुंदर सुंदर एडिट बनाते ना, देखें हम भी। क्लास की सुंदर सुंदर क्यूट सी लड़कियां, इतने सुंदर बाल है भाई ऐसे झटकते हुए, है ना? इतना आज कौन बनाता है? दगाबाज रे हाय, दगाबाज रे तोर नैना बड़े। हाय नेहा, हाय प्रगति, हाय पुष्कर, हाउ आर यू? काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी,
हाय नेहा। हेलो नेहा। नेहा, एम आई ऑडिबल? हाय नेहा। विवेक, निधि, इसमें से आवाज आ रही है, उसमें से नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हाय पुष्कर। ये देखो तो हमरे में वीडियो कॉल पनवा होते उठता नहीं। अब इनको कौन बताए उठ गया है। हाय गाइस। शूलेस खुल गई मेरी। हाय गाइस, हाय। हेलो 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 हेलो। हाय नेहा। नहीं आ रही है बस। बेटा मेरे हाथ में नहीं है, मैंने किसी को वीडियो कॉल नहीं किया। वो जो भैया आए ना अभी वो करके गए हैं, मैंने किसी को नहीं किया है। हेलो। हाय पुष्कर, विवेक, अंकित, निधि, समर। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? क्यों नहीं आ रही? वहां से नहीं की हो क्या? इसमें नहीं चलाए हो क्या तुम? आ गया आ गया आ गया। हेलो नेहा। नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया है। तुम तो बड़ा खुश हो गई देख के हैं। अच्छा लग रहा है? ले, समझ में आ रहा है सब? बढ़िया बढ़िया। चलो, विवेक तो बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, लग रहा है कौनो छोड़ के चली गई, इतना दुख में बैठा हुआ है विवेक? बड़े दुख के साथ बैठे हो भाई। विवेक, आवाज नहीं आ रही आपकी? अब आई है। काहे का दुख है भैया? कौन दुख नहीं खत्म हो रहा है तुम्हारा? कोई दुख है? ऐसा तुम दुखी के साथ बैठे रहे हो, चलो ठीक है। ये कौन है भैया? समर जी, क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून। समझ में आ रहे हैं सब बच्चे? मजा आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। और अंकित जी, क्या हाल चाल? विवेक सारा कांड कर लेगा कैमरे के सामने कि कितना हमारे मुंह पे बाल है, क्या है क्या नहीं है, सब चेक कर लो तुम कैमरे पर। चलो, हर्षिता, अंकित, क्या हाल चाल भाई? प्रिंस, मंजेश, ओम, गौरव। हे गौरव, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? हेलो हेलो। नमस्ते, क्या हाल चाल गौरव? सब बढ़िया चल रहा है? चलो, नीचे कौन है? शिवम, संजना। हाय शिवम। हेलो संजना।
नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल शिवम? बहुत सब बढ़िया है। बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। चलो बहुत अच्छी। ओम, क्या हाल चाल बेटा? शर्मा लो, पहले तुम शर्मा लो। शर्मा लेना तो आवाज दे देना। हाय अरे ये ट्रियो कहाँ से आ गई भाई? संजना की कैमरा तीन तीन कहाँ से दिख रही है? देखो आज गांधी जी के 3 बंदर दिखाऊंगी। तीनों चलो इशारा करो। कहाँ गई? गायब हो गई। ये रही। हाय, क्या हाल चाल? तीनों क्लास ले रही है भाई। चलो पढ़ो पढ़ो, अच्छी बात है। हंस रही है। आकृति कैसी है बच्चा? बहुत शांत बैठी है। हाय 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 हाय। हाँ, और कौन है भाई? रुचि, पुष्कर। हाय रुचि। आज तो काफी बच्चे जुड़ गए भाई। और कौन है? सृष्टि, अन्नू। अभी अन्नू स्माइल देगी। हाय अन्नू। हाय अन्नू। ये कौन है? मीमांसा। मीमांसा के बगल में एक छोटू झांक रहा है। छोटू। हेलो 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 बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाय कृतिका। हाय भाई, बहुत सारी क्लास में आज कॉल आ गई। देयर इज लॉट ऑफ कॉल्स। ये तीनों कौन है? तीनों अपना अपना नाम बताओ। हेलो 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 हेलो। अपनी अपनी कॉल दिख रही है। नमस्ते शिवम, कैसे बच्चे? मुझसे मिलने कब आ रही है? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो बताओ, आ जाए मिलने। सुल्तानपुर। मैं यूपी में सुल्तानपुर। यार थोड़ा सा दूर हो गए, एग्जाम के बाद आएंगे मिलने। तुम लोग मिलने आ सकते हो, प्रयागराज में रहती हूँ मैं, जब चाहे तब आ जाओ मिलने। ठीक है, आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, है ना? हेलो हेलो, सबसे हेलो हो गया। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके ओके ओके, बाय बाय। कहाँ गया? बाय बाय। कहाँ गया? कॉल कट करनी थी। आयुष कॉल कट कर दो, कॉल कट कर दो। हाँ कॉल कट करना है। हेलो हेलो हेलो। चलो भाई अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस स्ट्रीम के, तो मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगी कि आप लोगों को ये वाला करना होगा, साहित्यिक परिचय वाला करना होगा। साहित्यिक परिचय मैंने बताया है, ये जीवन परिचय आप लोगों को नहीं लिखना है। आपको जो करना होगा शुरुआत वो यहां से शुरू करनी होगी। रचनाएं हैं और यहां से साहित्यिक परिचय, ये साहित्यिक योगदान आप लोगों को यहां से लिखना होगा। जीवन परिचय वाला आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा एज अंडरलाइन वाले, वो करने। जैसे पहला क्वेश्चन, उपयोग गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम क्या है? निंदा रस। और लेखक कौन है हमारे? लेखक है हरिशंकर परसाई जी। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी रेखांकित रहेगा आपको उसको कर लेना है। लेखन ने किसका उदाहरण आरा मशीन के लिए दिया गया है? किसका दिया गया भाई? जो लेखक के विरोधी थे। आरा मशीन किसको दिया गया है? निंदा करने वाले को, उनके मित्र को। लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया? अपने मित्र के हाथों। योद्धा के देखकर निंदकों को जैसा सुख क्या प्राप्त होता है ना, कि जैसे योद्धा जैसे वो देखता है सामने अपने शत्रु को मरते देखता है, ठीक है? मैम आप इंग्लिश में बात कर रही हो, अरे मोरी माई हो। चलो ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है बच्चे? ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है।
ये तीनों क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करके आना है, ठीक है। अगर होमवर्क की बात करें तो सभी प्रश्न उत्तर करने हैं आप लोगों को, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और ये थी हमारी आज की क्लास। चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो गाइस 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 मिलते हैं बेटा। देखो मेरे हाथ में किसी को ऐड करने का नहीं था, ऐड करने का काम बाहर वाले भैया का था, उनको बोला करो, ठीक है। कमेंट करते रहा करो, भैया देख लिया करे कमेंट, ठीक है। चलो मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सारा ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय।